क्या कश्मीर पर पाकिस्तान की 75 साल पुरानी साजिश का अब पर्दाफाश होने वाला है? क्या पीओके को वापस लेने बंद कमरे में सेना और सरकार के बीच प्लानिंग सेट हो चुकी है? आखिर वो कौन सी एक भूल थी जिसने भारत माता के सीने पर पीओके का नासूर बना दिया? क्या नेहरू ने कश्मीर पर वो गलती की जिसे सुधारने में 7 दशक लग गए? और अगर पटेल होते तो क्या होता? अब ऑपरेशन सिंदूर क्या सिर्फ एक ट्रेलर था? पीओके पर भारत की फाइनल स्ट्राइक कैसी होगी? भारत ने कौन से गुप्त दस्तावेज तैयार कर लिए हैं? क्या डोभाल ने इसी कारण कर दी रूस की यात्रा स्थगित? आखिर भारत के वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं, सैन्य और कूटनीतिक, जो पीओके को वापस लाएंगे? कश्मीर भारत का वो स्वर्ग जिसे दुनिया जन्नत कहती है, उस पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा से रही है। ये विडंबना देखिए कि जो हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है, उसी के एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने पिछले 7 दशकों से ज्यादा वक्त से गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। इसी कब्जे वाले इलाके को आज दुनिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानती है। दशकों से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अशांति का जहर घोलने की अनगिनत कोशिशें की हैं। उसका एकमात्र मकसद रहा है कश्मीर को अस्थिर रखना, भारत को परेशान करना और निर्दोष लोगों का जीवन नरक बनाना। हाल ही में अप्रैल 2025 में कश्मीर में हुई घटना के बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये पाकिस्तान की इसी घिनौनी और नापाक सोच का ताजा सबूत थी। इस बर्बर हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उसकी रातों की नींद और दिन का चयन छिन गया। लेकिन एक अहम सवाल आज भी हर सच्चे हिंदुस्तानी के मन में कौंध रहा है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब भारत अपने कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने जबरन छीन रखा है, उसे वापस लेकर वहां अमन और खुशहाली का परचम लहराएगा? कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत कश्मीर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक भूल थी, वो कौन सी साजिश थी जिसके चलते कश्मीर का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया? इस साजिश में पाकिस्तान कैसे कामयाब हो गया था? आज के इस अहम वीडियो में हम आपको कश्मीर की वो कहानी बताएंगे जो आपको शायद पूरी पता ना हो। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या पीओके को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ी प्लानिंग बना रही है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये भी बताएंगे कि सैन्य एक्शन और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के अलावा भारत और क्या विश्व मंचों पर ऐसा करने वाला है कि पूरा कश्मीर भारत का हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब परत दर परत खोलते हैं उस ऐतिहासिक साजिश की कहानी जिसके जख्म आज भी हरे हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं, बल्कि ये कहानी है उस विश्वासघात की, उस धोखे की जिसने भारत माता के सीने पर एक कभी न भरने वाला घाव दे दिया। कैसे भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान पर खेलकर कश्मीर को बचाया और कैसे कुछ फैसलों ने, कुछ तथाकथित समझदारियों ने दुश्मन को हमारे ही घर में पैर जमाने का मौका दे दिया। जो सच सामने आने वाला है वो आपको चौंका देगा। कश्मीर का इतिहास सदियों पुराना और गौरवशाली रहा है। इसकी सुंदरता और रणनीतिक स्थिति हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही। डोगरा राजवंश के महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश भारत की लगभग 565 रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहें। महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी रियासत की स्वायत्तता बनाए रख पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिसकी नींव ही भारत विरोध पर रखी गई थी, उसकी नीयत कश्मीर को लेकर शुरू से ही खराब थी। उसने कश्मीर को हड़पने के लिए एक घिनौनी साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जब महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत की सुरक्षा पर मंडराते खतरे को भांप लिया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और इसी क्रम में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। ये कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये एक कानूनी और पूरी तरह से वैध दस्तावेज था जिसके तहत जम्मू और कश्मीर रियासत का भारत में आधिकारिक विलय हुआ। इस विलय पत्र के अनुसार रियासत के रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। अब कुछ लोग इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर की तारीख को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। कोई 25 अक्टूबर कहता है, कोई 26 तो कोई 27। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इस विलय को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और ये वही ऐतिहासिक दिन था
जब भारतीय सेना के वीर जवान कश्मीर की धरती पर दुश्मन को खदेड़ने के लिए उतरे थे। ये घटनाक्रम पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। सच तो ये है कि विलय तब हुआ जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी थी। विलय पत्र पर महाराजा के हस्ताक्षर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने अपनी असली औकात दिखा दी। उसने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम से एक कायराना हमला कश्मीर पर बोल दिया। ये हमला 22 अक्टूबर 1947 को यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर से भी पहले शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे कबायलियों का हमला बताया, लेकिन सच्चाई ये थी कि इन तथाकथित कबायलियों की भीड़ में पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तानी फौज से हथियार, गोला बारूद और पूरी लॉजिस्टिक मदद मिल रही थी। ये कोई जन विद्रोह नहीं था, बल्कि कश्मीर को बलपूर्वक हड़पने की एक सोची समझी सैन्य साजिश थी, जिसे कबायली चोले में छिपाया गया था। इन दरिंदों ने मुजफ्फराबाद, डोमेल और बारामूला जैसे इलाकों में जो तबाही मचाई, जो लूटपाट की और जिस तरह निर्दोष हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका असली मकसद था जल्द से जल्द श्रीनगर पर कब्जा करना और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर देना। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए भारत माता के वीर सपूत और जम्मू कश्मीर राज्य बल के जांबाज सैनिक। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें कश्मीर का रक्षक भी कहा जाता है, उन्होंने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उरी में इन हजारों हमलावरों का रास्ता रोक लिया। उन्होंने उरी पुल को उड़ाकर दुश्मन की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए भारतीय सेना के श्रीनगर पहुंचने के लिए कीमती समय दिलाया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और फिर नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा का। 3 नवंबर 1947 को बड़गाम में, जब दुश्मन श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए बस कुछ ही मील दूर था, मेजर शर्मा अपनी छोटी सी डेल्टा कंपनी के साथ लगभग 1000 हमलावरों से भिड़ गए। उनके वो शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, हमारी संख्या बहुत कम है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली आखिरी आदमी तक लड़ता रहूंगा। और वे लड़े अपनी आखिरी सांस तक। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके इस असाधारण शौर्य के लिए स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अगर इन वीरों ने और जम्मू कश्मीर राज्य बल के उन 200 सैनिकों ने, जिन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहले कुछ दिन दुश्मन को रोके रखा, ये बलिदान न दिया होता तो शायद आज कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इन बलिदानों के बावजूद जब तक भारतीय सेना पूरी ताकत से पहुंच पाती और दुश्मन को पूरी तरह खदेड़ पाती, पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अपना नापाक कब्जा जमा लिया था। यही हिस्सा आज पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। तथाकथित आजाद कश्मीर की सरकार का गठन 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के इशारे पर बैठे कुछ कठपुतली नेताओं ने किया था। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में, जो कि पीओके से भी 6 गुना बड़ा इलाका है, महाराजा के ही एक कमांडर ब्रिटिश मेजर विलियम ब्राउन ने गद्दारी की। उसने विद्रोह करके इस पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि पाकिस्तान दुनिया को बताता फिरता है, बल्कि ये भारत की पीठ में छुरा घोंपने और उसकी अखंडता पर हमला करने की एक सोची समझी साजिश थी। पीओके का बनना पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता और कुछ स्थानीय गद्दारों के विश्वासघात का नतीजा था, न कि किसी जन आंदोलन का। यूएन में कश्मीर और अधूरा युद्ध। अब सवाल उठता है कि जब भारतीय सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी तो फिर पीओके बना कैसे? यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिस पर आज भी बहस होती है। 1 जनवरी 1948 ये वो तारीख है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गए। भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो हमलावरों की मदद कर रहा है और कश्मीर में अशांति फैला रहा है। नेहरू जी का मकसद शायद शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकालना था, लेकिन कई विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी विचारक इसे एक ऐतिहासिक भूल मानते हैं। इस कदम ने कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसने पाकिस्तान को, जो कि हमलावर था, भारत के बराबर एक पक्षकार के रूप में खड़ा कर दिया। जो लड़ाई कश्मीर को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़ाने की थी, वो यूएन में जाकर भारत पाकिस्तान विवाद बन गई। ये वो कूटनीतिक जाल था जिसमें भारत उलझ गया और जिसका फायदा पाकिस्तान आज तक उठा रहा है। और फिर आया 1 जनवरी 1949 का दिन, जब यूएन की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हो गया। उस वक्त भारतीय सेना एक मजबूत स्थिति में थी
और पाकिस्तानी हमलावरों को लगातार पीछे धकेल रही थी। कई सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि अगर युद्ध विराम न होता और भारतीय सेना को कुछ और समय मिलता तो आज पीओके का वजूद ही न होता। पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध विराम की वजह से जो जहां था वहीं रुक गया और नियंत्रण रेखा खींच गई, जिसने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये फैसला नेहरू जी की शांति की प्रबल इच्छा और शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा था, लेकिन इसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक रिस रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और शख्सियत थी जिनकी सोच और कार्यशैली नेहरू जी से बिल्कुल अलग थी। वो थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल कश्मीर मसले पर नेहरू जी के यूएन जाने और युद्ध विराम करने जैसे फैसलों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए और जमीनी कार्रवाई से ही कश्मीर का मसला हल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में पटेल कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने जूनागढ़, जो कि एक हिंदू बहुल रियासत थी और जिसका शासक मुस्लिम था, उसका विलय अपने साथ करने की कोशिश की, तब पटेल का रुख कश्मीर को लेकर पूरी तरह बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी कई रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक विलय करवाया था और जरूरत पड़ने पर उन्होंने सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। सितंबर 1948 में जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से इनकार कर दिया और रजाकारों नाम के अपने हथियारबंद लड़ाकों के जरिए रियासत में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में निजाम ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि जब हैदराबाद में ऐसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई हो सकती थी तो कश्मीर में क्यों नहीं हुई? क्या नेहरू जी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर ज्यादा चिंतित थे या फिर माउंटबेटन जैसे ब्रिटिश सलाहकारों का उन पर ज्यादा प्रभाव था? अगर कश्मीर मामले में भी सरदार पटेल की चली होती तो आज शायद पीओके का नामो निशान नहीं होता और कश्मीर की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन कहा जाता है कि नेहरू जी ने कश्मीर को अपना बच्चा मान लिया था और पटेल ने तमाम असहमतियों के बावजूद इसमें ज्यादा दखल नहीं दिया। ये एक ऐसी अगर मगर की स्थिति है जिसका अफसोस हर देशभक्त भारतीय को आज भी है। मोदी सरकार का पीओके प्लान, कैसे लौटेगा भारत का अभिन्न अंग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तीनों ने बार बार पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा और इसे वापस लेना हर भारतीय का, हर कश्मीरी का संकल्प है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो मई 2025 में ये तक कह दिया कि पीओके में रहने वाले हमारे भाई बहन जल्द ही स्वेच्छा से भारत लौटेंगे। तो सवाल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सवाल ये भी है कि पीओके को वापस भारत में मिलाने के लिए मोदी सरकार के पास क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प है सैन्य शक्ति। भारत की सेना आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आधुनिक है। हमारे पास राफेल जैसे लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर वेपन, घातक ड्रोन और अभेद्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत के पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट का भी यही मानना है कि पीओके को वापस लेने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो वो हमारी पसंद का युद्ध होना चाहिए, न कि किसी मजबूरी का। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसी नई तकनीकें भविष्य के युद्धों की दशा और दिशा तय करेंगी। भारत के पास आज निगरानी के लिए 9 से 10 सैन्य उपग्रह हैं और भविष्य में 52 उपग्रहों का एक पूरा नेटवर्क बनाने की योजना है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सैन्य तैयारियों की एक झलक तो दिखा ही दी है, लेकिन पूर्ण युद्ध के अपने खतरे हैं, खासकर जब सामने वाला पड़ोसी भी परमाणु शक्ति संपन्न हो। इसलिए सैन्य विकल्प हमेशा मेज पर रहेगा, लेकिन शायद ये आखिरी रास्ता होगा। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण विकल्प है कूटनीतिक चक्रव्यूह। भारत अब विश्व मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूएन और एफएटीएफ में लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। मई 2025 के संकट के बाद भारत ने 32 देशों में अपने राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भेजकर दुनिया को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताई। एक और दिलचस्प कूटनीतिक चाल है पीओके के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर भारत का दावा। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के माध्यम से ये मांग कर रहा है कि पीओके का हवाई क्षेत्र नियंत्रण पाकिस्तान से लेकर भारत को सौंपा जाए। इसके पीछे भारत के तर्क हैं कानूनी संप्रभुता, क्योंकि पीओके भारत का है, सुरक्षा का खतरा और पाकिस्तान द्वारा इस हवाई क्षेत्र का दुरुपयोग जैसे भारतीय विमानों को उड़ान भरने से रोकना।
इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक बाधाएं भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। भारत की कूटनीति अब सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ठोस कार्रवाई करके नतीजे हासिल करने पर केंद्रित है। और तीसरा, लेकिन शायद सबसे असरदार तरीका हो सकता है पीओके के लोगों का दिल जीतना। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में आज पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त असंतोष है। वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के सौतेले व्यवहार, मानवाधिकारों के हनन और आर्थिक पिछड़ेपन से तंग आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि पीओके के लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और एक दिन स्वेच्छा से भारत लौट आएंगे, ये महज एक बयान नहीं है। ये भारत की उस सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत पीओके के लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनका भविष्य, उनकी तरक्की, उनकी खुशहाली भारत के साथ ही सुरक्षित है। अगर पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठाने लगे तो ये पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पीओके को वापस लाने के लिए भारत को अब सीधी सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए या फिर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही सही रास्ता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर लिखकर बताइएगा।